हाय दोस्त, गुड मॉर्निंग सभी को। एक बार फिर से दीपक बिंद ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। तो यह समान विज्ञान का 13वां पार्ट है। इससे पहले मैंने 12 पार्ट करा दिया हूँ। जो भी विद्यार्थी नहीं देखे हैं वे दीपक बिंद ऑनलाइन क्लासेज में जाकर देख सकते हैं। तो समान विज्ञान से सभी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। ग्रुप डी में खासकर 25-30 क्वेश्चन पूछा जाता है। एनटीपीसी, एसएससी, रेलवे, बैंक आदि एग्जाम में पूछा जाता है। तो चलिए आइए हम शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला। अगर दोस्तों आप सभी लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला, समुद्र में डूबी वस्तुओं का पता लगाने हेतु प्रयुक्त उपकरण है। तो ऑप्शन नंबर रडार, सोनार, क्वासार या पल्सार। तो समुद्र में डूबी वस्तुओं को पता लगाने के लिए हम सोनार विधि का प्रयोग करते हैं। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। और सोनार विधि क्या है? सोनार एक तकनीक है जो नौचालन, जल के अंदर संचार करने तथा जल के अंदर या सतह पर वस्तुओं का पता करने के लिए ध्वनि संचरण का उपयोग करती है। अंग्रेजी में इसका सोनार का फुल फॉर्म क्या होता है? साउंड नेविगेशन एंड रैंकिंग। तो साउंड देखिए आप लोग याद के लिए SOUND सोनार का कभी कभी आपका फुल फॉर्म या संक्षिप्त रूप पूछ सकता है। तो साउंड नेविगेशन यानी VIGATION। और इसका एंड रैगिंग RANGING सोनार का संक्षिप्त रूप साउंड नेविगेशन एंड रैगिंग। तो क्वेश्चन नंबर 2 पर चलते हैं। कौन सा युक्ति विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करती है? तो देखिए विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में कौन परिवर्तित करती है? तो यह विद्युत मोटर परिवर्तित करती है। अगर आपसे पूछता है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कौन परिवर्तित करती है, तो यह आपका डायनेमो हो जाएगा। और ट्रांसफार्मर क्या होता है? ट्रांसफार्मर एक ऐसी विद्युत यंत्र है जो कि AC सप्लाई की फ्रीक्वेंसी को बिना बदले उसे कम या ज़्यादा करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो यहाँ पर पूछ रहा है विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित कौन करता है? तो यह विद्युत मोटर करता है। और अगर यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, इसका उल्टा डायनेमो करता है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन जो बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है, क्वेश्चन नंबर 3, किस ग्रह को लाल ग्रह कहते हैं? तो लाल ग्रह हम किसको कहते हैं? मंगल ग्रह को लाल ग्रह कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। और मंगल ग्रह से और भी क्वेश्चन पूछ सकता है। इसे लाल ग्रह क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें आयरन ऑक्साइड के कारण इस ग्रह को रंग लाल है, अतः इसे लाल ग्रह भी कहते हैं। और मंगल ग्रह के 2 प्रमुख उपग्रह कौन कौन है? फेबोस और डेमोस। इसका भी एग्जाम में पूछ सकता है मंगल ग्रह का आपके उपग्रह। और बृहस्पति ग्रह आप सभी लोग जानते हैं ग्रह में सबसे बड़ा ग्रह आपका बृहस्पति ग्रह हो जाएगा। और इसको दोस्तों मास्टर ऑफ गॉड्स भी कहते हैं। बृहस्पति ग्रह को मास्टर ऑफ गॉड्स भी कहते हैं। और बृहस्पति के कुल उपग्रहों की संख्या 28 है, और जिसमें ज्ञानीमीड सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह है। यानी ज्ञानीमीड आपका बृहस्पति का उपग्रह है। तो यह भी एग्जाम में आपसे पूछ सकता है। और शुक्र को सभी लोग जानते हैं, इसे चमकीला ग्रह कहते हैं। और इसे शाम का या भोर का तारा कहते हैं। और इसे पृथ्वी का बहन भी कहते हैं। और दोस्तों सर्वाधिक चमकीला होने के कारण इसे प्यार एवं सुंदरता की देवी भी कहा जाता है। और इसको हम प्रेशर कुकर के उपनाम से भी जाने जाते हैं। और यह शाम में पश्चिम दिशा में तथा सुबह में पूर्व दिशा में दिखाई देता है। तो इसको भी आप लोग याद कर लीजिएगा। और प्लूटो दोस्तों जो 2006 से इसको अब 52 ग्रह में सम्मिलित कर लिया गया है। तो इसको भी आप लोग याद कर लीजिएगा। तो अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। तो इसका दोस्तों किस ग्रह को लाल ग्रह कहते हैं? मंगल ग्रह आपका ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। और क्वेश्चन नंबर 4 भी दोस्तों बहुत इम्पॉर्टेंट है, आप लोग अच्छे से याद कर लीजिएगा। उस ग्रह का नाम जिसमें सूर्य पश्चिम में उदय होता है। तो कौन सा ग्रह
कौन सा ग्रह सूर्य पश्चिम में उदय होता है? तो आप सभी को बताना है। ऑप्शन नंबर नेपच्यून, प्लूटो, यूरेनस, शुक्र। तब देखिए दोस्तों, नेपच्यून इसका हिंदी नाम अरूण होता है। नेपच्यून अरूण, बहुत लोग कन्फ्यूज होते हैं अरूण, और यूरेनस का वरुण है, इसका हिंदी नाम है वरुण। तो नेपच्यून, तो दोस्तों नेपच्यून का खोज जोहान गोले ने किए थे और यह हरे रंग का ग्रह होता है। और यूरेनस दोस्तों इनकी खोज विलियम हर्शल ने किए थे। और यह दोस्तों यह अपने धुरी पर सूर्य की ओर इतना झुका हुआ है कि लेटा हुआ सा दिखलाई पड़ता है, जिस कारण इसे लेटा ग्रह कहा जाता है। किसको? यूरेनस को, यानी अरूण को लेटा ग्रह कहते हैं, लेटा हुआ ग्रह कहा जाता है। और शुक्र को बता दिए दोस्तों, इसको शाम को तारा, भोर का तारा भी कहा जाता है। और शुक्र के पास कोई उपग्रह नहीं है। और प्लूटो को 2006 में इसे 52वें ग्रह में शामिल कर लिया गया है। तो यहाँ पर पूछ रहा है उस ग्रह का नाम जिसमें सूर्य पश्चिम में उदय होता है, तो यह है शुक्र। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा, शुक्र जो सूर्य पश्चिम में उदय होता है। तो ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। तो अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, कृत्रिम उपग्रह में विद्युत ऊर्जा का साधन है। तो बताना है कृत्रिम उपग्रह में विद्युत ऊर्जा का कौन सा साधन है? छोटा नाभिकीय रिएक्टर, डायनेमो, सौर सेल और ताप वैद्युत पुंज थर्मोपाइल। तो आप सभी लोग जानते हैं हम लोग अब सौर सेल का उपयोग ज़्यादा करते हैं, जिससे धूप से चार्ज भी हो जाता है और अच्छा खासा प्रकाश देता है। तो कृत्रिम उपग्रह में विद्युत ऊर्जा का साधन सौर सेल, ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी वायरस के कारण नहीं होती है? तो वायरस यानी विषाणु की खोज किसने किए थे? तो आपका युवानस्की ने विषाणु की खोज किए थे और जीवाणु की खोज लिवहान हाग ने किए थे। तो बताना है निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी वायरस के कारण नहीं होती, यानी विषाणु से कौन सा नहीं होती? तो खसरा भी विषाणु से होती है, सार्स भी एक रोग है जो विषाणु के कारण होती है, और चेचक भी विषाणु के कारण होती है। लेकिन जो टाइफाइड है यह आपके प्रोटोजीवा यानी जीवाणु से भी होता है और प्रोटोजीवा से भी होता है, यानी यह आपका ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। इससे यह वायरस इससे नहीं होती है बल्कि यह जीवाणु से होती है, ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, एक प्रकाश उत्सर्जित डायोड बनाया जा सकता है। जो जिससे प्रकाश उत्सर्जित होता है, किससे डायोड बनाया जाता है कि प्रकाश उत्सर्जित होता है? ऑप्शन नंबर फास्फोरेसेंट से, जर्मेनियम से, सिलिकॉन से, गैलियम आर्सेनाइड से। तो एक प्रकाश उत्सर्जित हम गैलियम आर्सेनाइड से डायोड बनाते हैं, ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, सिलिकॉन और जर्मेनियम अर्धचालक है। तो बताना है सिलिकॉन और जर्मेनियम किसका अर्धचालक है? तो यह टेट्रावैलेंट का अर्धचालक है, ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। टेट्रावैलेंट का सिलिकॉन और जर्मेनियम अर्धचालक है। अगला क्वेश्चन आते हैं क्वेश्चन नंबर 9, त्वरित ऊर्जा पाने के लिए एक एथलीट को लेना चाहिए। एथलीट यानी खिलाड़ी को, उसको हम तुरंत ऊर्जा देने के लिए या उसको तुरंत ऊर्जा प्राप्त करने के लिए किसे हम क्या देते हैं? तो कार्बोहाइड्रेट देते हैं, प्रोटीन देते हैं, विटामिन देते हैं या मकई के दाने देते हैं। यानी एथलीट को तुरंत ऊर्जा पाने के लिए किसकी आवश्यकता होती है? तो यह कार्बोहाइड्रेट की आवश्यकता होती है। तो दोस्तों कार्बोहाइड्रेट साधारण चीनी होती है अथवा वे पदार्थ होते हैं जिन्हें जल अपघटन द्वारा चीनी में परिवर्तित किया जा सकता है। ये कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बने होते हैं। कौन? कार्बोहाइड्रेट। तो एथलीट को हम कार्बोहाइड्रेट देते हैं, ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 10, सूर्य की रोशनी से हम प्राप्त करते हैं। सूर्य की रोशनी से हम कौन सा विटामिन प्राप्त करते हैं? तो विटामिन डी प्राप्त करते हैं सूर्य की रोशनी से, यानी धूप से हमें विटामिन डी प्राप्त होता है। और विटामिन ए का
से क्या होता है? विटामिन ए। दोस्तों विटामिन ए का रासायनिक नाम आपका रेटिनॉल हो जाएगा और विटामिन ए से रतौंधी रोग होता है। और विटामिन बी का रासायनिक नाम थायमिन। और विटामिन बी से कौन सा रोग होता है? बेरी रोग होता है। विटामिन सी का रासायनिक नाम स्कर्वी अम्ल और विटामिन सी से स्कर्वी रोग होता है। और विटामिन डी का रासायनिक नाम कैल्सीफेरॉल। और कौन सा रोग होता है विटामिन डी से? रिकेटस रोग विटामिन डी से होता है। तो एग्जाम में ये भी अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। तो अगले क्वेश्चन पाते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 11, इंसुलिन की कमी के कारण होने वाला रोग है। तो बताना है इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो बेरी, डायबिटीज़, कैंसर, एनीमिया। तो इंसुलिन की कमी से डायबिटीज रोग होता है। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। और बेरी रोग किससे होता है? विटामिन बी से बेरी रोग होता है, जो विटामिन बी का रासायनिक नाम आपका थायमिन हो जाएगा। और कैंसर के अध्ययन को हम ओंकोलॉजी कहते हैं। और एनीमिया किससे रोग होता है? एनीमिया दोस्तों लोहा से होता है, यानी आयरन की कमी से कौन सा रोग होता है? एनीमिया रोग होता है। तो डायबिटीज ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। इंसुलिन की कमी से हमें होने वाला रोग है डायबिटीज। तो अगले क्वेश्चन पाते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, दूध का घनत्व निम्न उपकरण के द्वारा मापा जाता है। तो बताना है दूध का घनत्व किससे मापा जाता है? तो सेलिनोमीटर, कैलोरीमीटर, पायरोमीटर, लैक्टोमीटर। तो दूध का घनत्व हम लैक्टोमीटर से मापते हैं। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। और सेलिनोमीटर दोस्तों एक घोल की नमक की मात्रा मापने के लिए किया जाता है। जो बड़े बड़े होटलों में बहुत से ज़्यादा भोजन बनाते हैं तो उसमें दोस्तों सेलिनोमीटर का यंत्र करते हैं, जिससे नमक की घोल की मात्रा ठीक से माप सके। और आपका कैलोरीमीटर ऊष्मा मापी या कैलोरीमीटर एक वैज्ञानिक उपकरण है। इसका उपयोग रासायनिक अभिक्रियाओं की ऊष्मा मापने या भौतिक परिवर्तनों की ऊष्मा मापने या ऊष्माधारिता मापने के लिए किया जाता है। और पायरोमीटर आप लोग जानते हैं यह उच्च तापमान मापने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पाते हैं। सिस्मोग्राफ से क्या मापा जाता है? तो सिस्मोग्राफ से हम क्या मापते हैं? भूकंप की तीव्रता। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। सिस्मोग्राफ से क्या मापते हैं? भूकंप की तीव्रता। तो अब मौसम की आर्द्रता किससे मापी जाती है? तो यह हाइग्रोमीटर नहीं दोस्तों, हाइग्रोमीटर हम मौसम की आर्द्रता मापते हैं। और जिससे हम सापेक्षिक आर्द्रता हाइग्रोमीटर से और सापेक्षिक के घनत्व हम हाइड्रोमीटर से, सापेक्षिक घनत्व हाइड्रोमीटर से और आर्द्रता हम हाइग्रोमीटर से मापते हैं। और तापमान मापने की वाला यंत्र आपका थर्मामीटर है। तो अगले क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, सूर्य की किरणों की तीव्रता मापने वाला उपकरण को क्या कहते हैं? तो बताना है सूर्य की किरणों की तीव्रता मापने वाला यंत्र बताना है एस्ट्रोमीटर, किस्कोग्राफ, एक्टियोमीटर या बैरोमीटर। तो इसका एक्टियोमीटर ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। और एस्ट्रोमीटर से क्या मापते हैं? एस्ट्रोमीटर से हम तारों की चमक मापते हैं। और किस्कोग्राफ पौधों की वृद्धि को मापने वाला एक यंत्र है। और बैरोमीटर या वायुमंडल का दाब बैरोमीटर से मापते हैं। तो इसका एक्टियोमीटर सूर्य की तीव्रता मापने वाले उपकरण को कहते हैं। तो अगले क्वेश्चन नंबर 15, एक्सरे का आविष्कार किसने किया था? तो सभी लोग जानते हैं एक्सरे का आविष्कार रोएंटजन ने किया थे। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, रिएक्टर स्केल निम्नलिखित तीव्रता नापता है। तो रिएक्टर स्केल किसका तीव्रता मापता है? भूकंप की, वायु की तीव्रता, समुद्र की गहराई या शरीर की ऊष्मा। तो रिएक्टर स्केल तीव्रता मापने वाला यंत्र आपका भूकंप है। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा।
तो और वायु की तीव्रता किससे मापी जाती है? तो वायु की तीव्रता एनीमोमीटर से मापी जाती है। और समुद्र की गहराई किससे मापी जाती है? तो यह फाइडोमीटर से मापी जाती है। और शरीर की ऊष्मा यानी शरीर का ताप थर्मामीटर से मापी जाती है। तो रिएक्टर स्केल निम्नलिखित तीव्रता नापते हैं, तो भूकंप की तीव्रता नापते हैं। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। तो अगले क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, खाद्य ऊर्जा को हम किस इकाई में माप सकते हैं? तो बताना है खाद्य ऊर्जा का मात्रक यानी समझ लीजिए, तो कैलोरी, केल्विन, जूल या अर्ग। तो खाद्य ऊर्जा को हम कैलोरी इकाई से माप सकते हैं। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। और केल्विन दोस्तों यह परम ताप का मात्रक है। और जूल यह है आपका, जूल किसका मात्रक है? तो आपका जूल कार्य और ऊर्जा का मात्रक जूल है। तो यहाँ पर खाद्य ऊर्जा को हम किस इकाई से माप सकते हैं? तो कैलोरी। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, सर सीवी रमन को उनके पर कार्य के लिए नोबेल पुरस्कार मिला था। तो बताना है 18 क्वेश्चन नंबर, सर सीवी रमन को उनके किस कार्य पर नोबेल पुरस्कार मिला था? तो यक्ष किरणों पर या प्रकाश की प्रकीर्णन के आधार पर, कॉस्मिक किरणों पर, इनमें से कोई नहीं। तो सीवी रमन को नोबेल पुरस्कार प्रकाश की प्रकीर्णन के आधार पर दिया गया था। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, एक शाकाहारी को अपने शरीर के लिए आवश्यक फास्फोरस कहाँ से मिल सकता है? तो बताना है ऑप्शन नंबर दूध, सोयाबीन, चावल, मछली। तो एक शाकाहारी को अपने शरीर के लिए आवश्यक फास्फोरस दूध से मिल सकता है। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। दूध से दोस्तों फास्फोरस, कैल्शियम, मैग्नीशियम आदि तत्व मौजूद होते हैं। और सोयाबीन में दोस्तों प्रोटीन सबसे ज़्यादा पाया जाता है। तो दोस्तों यही क्वेश्चन एक और वीडियो में बताया था, तो उसमें मैं सोयाबीन ऑप्शन नंबर दे दिया था, लेकिन इसका ऑप्शन नंबर बी ए राइट हो जाएगा। दूध में एक शाकाहारी को अपने शरीर के लिए आवश्यक फास्फोरस कहाँ से मिल सकता है? तो दूध में मिल सकता है। और चावल आपका कार्बोहाइड्रेट, इसमें वसा ज़्यादा होता है। और मछली में ज़्यादा आपको प्रोटीन और यह वसा, विटामिन डी युक्त तेल इससे मिलता है। तो ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन जो बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, टेलीविज़न का आविष्कार किसने किया था? तो डब्ल्यू रामसे, रॉबर्ट मार्लेट, जे.एल. बियर्ड ने, जॉनसन ने। तो टेलीविज़न का आविष्कार जे.एल. बियर्ड साहब ने किए थे। और टेलीफोन का आविष्कार अगर पूछ लेगा तो यह ग्राहम बेल ने किए थे। ग्राहम बेल किसका आविष्कार किए थे? तो टेलीफोन के। दोस्तों एग्जाम बहुत सब लोग कंफ्यूज होते हैं, टेलीविज़न और टेलीफोन। तो टेलीफोन का आविष्कार ग्राहम बेल ने किए थे और टेलीविज़न का आविष्कार जे.एल. बियर्ड ने किए थे। तो दोस्तों 20 क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट हो गया। तो उम्मीद करता हूँ आप सभी को टेस्ट बहुत अच्छा लगा होगा। तो प्लीज़ अच्छा लगा होगा तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और कमेंट अवश्य कीजिए। तो दोस्तों वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।